वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यायपालिका से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? हमें चुनने हैं कौन से कथन गलत हैं। पहला कथन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी, तो यह गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ना कि 1949 को। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे वर्ष 1958 में अलग इमारत में स्थानांतरित किया गया था। पहले यह संसद भवन के भीतर ही स्थित चेंबर ऑफ प्रिंसेस में सर्वोच्च न्यायालय स्थित था। इसलिए हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन असत्य है, तो केवल एक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल एक कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के लिए उन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। यह कथन भी सही है कि राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। तो इस वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश होता तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारे कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। हमें ढूंढना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, यह कथन सही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा 1950 तक चलती रही थी, लेकिन यह परंपरा 1950 से 1973 तक चलती रही थी, लेकिन 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन हो गया था। उसमें वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि 1973 में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश न नियुक्त करके बल्कि इनसे एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जबकि इनसे वरिष्ठतम तीन अन्य न्यायाधीश थे, तब भी इनको एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसमें कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 33 है, तो यह कथन गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की पदों की संख्या 34 है, ना कि 33। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रकार से केवल 3 गलत है। तो क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, तो केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, केवल 3 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। वह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक कानूनी विद्वान होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में 15 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, तो यह कथन गलत है क्योंकि किसी भी उच्चतम व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसे उच्च न्यायालय के 15 वर्ष तक वकालत की नहीं, अपितु 10 वर्ष में वकालत कर चुका हो, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो यही कथन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, यह भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? तो इसका कथन डी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर बना रहता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है जब न्यायालयों में वादों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हो जाए। गलत। न्यायालय में जब कभी गढ़पूर्ति का अभाव हो तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब न्यायालय में गढ़पूर्ति का अभाव हो तो भारत के उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। वह संबंधित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। न्यायालय में जब कभी गढ़पूर्ति का अभाव होता है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही, हमें चुनने हैं कौन से कथन सही है। पहला कथन है, प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह कथन भी सही है। न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार अथवा समर्थता के आधार पर ही संसद द्वारा पारित प्रस्तावों के माध्यम से हटाया जा सकता है। यह कथन भी सही है। संविधान उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति देता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं देता है। तो इस प्रकार से हमारे कथन 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। पहला कथन कहता है न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। कारण दिया है, यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका कारण भी सही है कि यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। कथन व कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपीलीय अधिकार यह भी मौलिक सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। सलाहकारी अधिकार यह भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। ऋण से संबंधित अधिकार यह भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। तो यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह भी उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, अपितु उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए कथन 1 व 2 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं।
इसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका कथन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं, यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह किसी अन्य कार्यवाही से संबंधित हो, उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनने हैं कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यदि फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सारगर्भित प्रश्न से है। तो यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि हमें चुनना था कौन से कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन दिया, उच्चतम न्यायालय भारत के भूभाग में स्थित किसी न्यायालय या प्राधिकरण के निर्णय पर अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। यह कथन भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया है, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह आता है कि सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्न 2 श्रेणियों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति इन 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक प्रश्न उठाने पर, और दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है इसका, उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यदि किसी विधायिका द्वारा पारित कोई कानून मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। यह कथन भी सही है। तो उपर्युक्त सही ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। पहला कथन कहता है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जी हाँ, यह बात भी सही है कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। जी हाँ, यह बात भी सही है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं।
इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।